हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम लोग दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जो बेसिक बातें हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले के सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, सारे वीडियोस को देखिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक कारण बनता है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के ऊपर दिल्ली सल्तनत के बारे में। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो दिल्ली सल्तनत जो इस बुक से इंपॉर्टेंट बातें केवल हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी की बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई है उसको डिस्कस करते ही नहीं है हम लोग। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसी को डिस्कस करना है। एक ओवरव्यू आपको क्या देगा कि दिल्ली सल्तनत जो है वो कब स्टेबल हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत जो है एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में 12वीं सदी में बनी थी। इससे पहले जो दिल्ली है वो अलग नाम से जानी जाती थी। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान के नाम से जाना जाता है, उन्होंने हराया था। ठीक है, तो 12वीं सदी के मध्य में तोमर को अजमेर के चौहान लोगों ने हराया था। और तोमर और चौहान के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था, क्योंकि इस समय हुआ क्या था कि जैन व्यापारी जो थे वो यहाँ पर स्टेबल हो गए हुए थे और उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। और उन्हीं के द्वारा इसी शासन काल में एक देहलीवाल नाम का सिक्का ढाला जाता था, जो काफी प्रचलन में था और इस सिक्के का बहुत वैल्यू हुआ करता था। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये आपका जो है वो एरिया है, ठीक है, जहाँ पे दिल्ली का पुराना दिल्ली यहाँ पे स्टेबल हुआ करता था और इसके आसपास के एरियाज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। 13वीं सदी के प्रारंभ में जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई थी जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर फैल गया हुआ था। अब यहाँ पर अगर आप फिरोजाबाद देखें, फिरोज शाह कोटला देखे, तुगलकाबाद देखे, आदिलाबाद देखे, उसके बाद सीढ़ी देखे, हौज खास देखे, ये वाला जो एरिया होता था देहली एक कुहना, यही दिल्ली हुआ करता था। और ये सारे इसके आसपास के इलाके हुआ करते थे जहां से जो है वो इस सारे एरिया पर सही तरीके से शासन किया जाता था। इसके बाद का जो चीज है वो है दिल्ली सल्तनत के शासन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फ्रेमवर्क दिया गया हुआ है आपको, इससे जो है चीजों को आप आसानी से देख सकते हैं कि कैसे जो है वो दिल्ली में राजपूतों का वंश आया था, फिर जो है वो तोमर आए, चौहान आए, फिर तुर्क लोग आए थे, फिर खिलजी वंश आया था, फिर तुगलक वंश आया था, सैयद वंश आया और लोधी वंश आया। इसमें अगर हम लोग तोमर की बात करें तो आरंभिक जो 12वीं शताब्दी थी उसमें इन्होंने 1165 तक जो है इन्होंने शासन किया था। उसके बाद अनंग पाल 1130 से लेकर के 1145 तक शासन किया था। चौहानों का जो शासन रहा था वो आपका था 1165 से लेकर के 1100 जो है वो 92 तक का समय जो है वो पृथ्वीराज चौहान के शासन काल का था। उसके बाद तुर्क के शासन की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन था ये आपका आता है 1206 से लेकर के 1210 तक। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का शासन 1210 से 1236, रजिया सुल्तान का शासन 1236 से लेकर के 1240 तक, ये केवल 4 वर्षों तक शासन की थी। ठीक है, इसके बाद गयासुद्दीन बलबन आता है 1266 से 1287 के बीच में इसने शासन किया था। अब आता है खिलजी वंश का समय। इसने क्या किया कि जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक शासन किया और फिर अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। अब फिर इसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो शासन था वो था 1320 से लेकर के 1440 तक। इसके बीच में जो शासक हुए थे उसमें गयासुद्दीन तुगलक था 1320 से 1324 तक, मुहम्मद तुगलक था 1324 से 1351 तक, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो सैयद वंश आता है। सैयद वंश जो है ये अपना शासन किया 1414 से लेकर के 1451 तक। इसमें खिज्र खां का शासन 1414 से 1421 तक था। बीच के जो शासक थे इनके बारे में हम लोग डीपली क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर आता है लोधी वंश। इसमें बहलोल लोधी का जो शासन था ये आपका आता है 1451 से लेकर के 1489 तक। अब ये एक आपको ओवरव्यू फ्रेमवर्क मिला कि किस तरीके से शासन हुआ था दिल्ली पर, और इस पूरे शासन को हम लोग डीपली जो है वो अलग अलग वीडियोस में देखेंगे चैप्टर वाइज। सबसे पहले अगर हम लोग देखें दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, तो एक इतिहासकारों का सबसे पुराना
जो है वो तरीका है कि हम किसी भी चीज को, जो वहाँ के स्थापत्य कला होंगे, भवन निर्माण होंगे, उसी चीजों को एनालाइज करके पता करेंगे कि आखिर में हमारे जो पूर्वज थे या फिर इससे पहले जो इस एरिया पर शासन किए हुए थे वो किस तरीके से शासन करते थे। इसी बीच में आता है इतिहास के तारीख के बारे में। तो इसको जो है वो तारीख को एक वचन में रखा जाता है और तवारीख जो होता है इसको बहुवचन में रखा जाता है। और जो है वो होता क्या था कि जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखी गई थी उसको जो है वो तवारीख में मेंशन किया गया हुआ था। और एक चीज आपको और बता दे, तवारीख के जो लेखक होते थे वो सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं को सीरियलाइज वे में लिखा करते थे। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग फिर से तवारीख में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज मेंशन किया गया हुआ था उसके ऊपर। तो तवारीख में एक चीज मेंशन किया गया हुआ था कि ये जो लेखक होते हैं वो अक्सर क्या करते थे कि जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्शों का जो है वो समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह जो है वो शासकों को देते थे। किस तरीके से जो है जन्मसिद्ध अधिकार को बनाया जा सकता है और लिंग भेद के आधार पर जो है वो समाज में एक व्यवस्था को तैयार किया जा सकता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट आपको जो है वो घटना देखने को मिलेगी रजिया सुल्तान का। लेकिन इससे पहले जन्मसिद्ध अधिकार उसको बोला जाता था कि लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्ति जो है वो खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार होता था जो कि तवारीख में मेंशन किया गया हुआ है। सेम चीज आपको लिंग भेद के लिए मिलेगा। इसमें यह बोला गया हुआ है कि स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक संबंधी अंतर होते हैं और आमतौर पर यह तर्क दिया जाता था कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ होता था। ये तवारीख में मेंशन किया गया हुआ था जो भी लोग तवारीख को लिखते थे। और इसी के विपरीत एक काम हुआ था जो रजिया सुल्तान का था। ठीक है, जो 1236 ईस्वी में जो है वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी थी। और क्या हुआ था कि उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज जो है वो अपने सभी भाइयों से ने लिखा था कि रजिया सुल्तान अपने सभी भाइयों से ज्यादा योग्य थी, सक्षम थी, फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पाए थे क्योंकि यहाँ पर लिंग भेद हुआ करता था। क्लियर है ये बात। और अब इससे आता क्या है चीज की लिंग भेद के कारण उनको सिंहासन पर नहीं बैठने दिया और 1240 में उनको उसके सिंहासन से हटा दिया गया हुआ था। और सेम चीज यहाँ पर मेंशन किया गया हुआ है रजिया सुल्तान जो अपने द्वारा सिक्के जारी करवाए हुए थे और खुतबे पढ़वाए थे उसमें उन्होंने बोला था, उसमें उसने लिखवाया था कि रजिया जो है वो इल्तुतमिश की बेटी है। और रजिया जिस वक्त शासन करती थी उस वक्त आंध्र प्रदेश का जो एरिया था उसमें वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश हुआ करता था। मतलब कि इससे एक चीज तो पता चल गया कि काकतीय वंश का एग्जिस्टेंस था उस वक्त जिस वक्त रजिया सुल्तान शासन करती थी। ठीक है, मतलब कि 1241 से पहले तक के समय में। क्लियर है, 1240 से पहले तक के समय में। अब यहाँ क्या था कि वहां की जो रानी थी जो रुद्रमा थी उनका अभिलेख जो था वो रजिया सुल्तान इसमें मेंशन की हुई है कि उसका जो विचार था रुद्रमा का, उसके विचार से रजिया सुल्तान का विचार बिल्कुल डिफरेंट हुआ करता था। ठीक है, और इसी समय में रजिया सुल्तान के समय में ही एक और महिला शासक थी जो कश्मीर में शासन करती थी, उसका नाम था रानी विद्या। ठीक है, जो 980 से लेकर के और 1000 जो है वो 3 तक का कुछ इसमें जो है वो चीजें सामने निकल करके आई हुई थी। बट ये जो है वो क्लियर चीज मेंशन नहीं किया गया हुआ था इसमें। इसके बाद अगर हम देखें तो उसका नाम दीदी था, बड़ी बहन के रूप में उसको जाना जाता था। और जो है वो यहाँ पर एक चीज और क्लियर किया गया हुआ है कि ये जो 980 से लेकर के 1003 के बीच का जो समय था ये केवल ये बताने के लिए मेंशन किया गया हुआ था कि ऐसे रजिया सुल्तान से पहले भी कोई शासिका हुआ करती थी जो इस तरीके से जो है वो शासन करती थी लिंग भेद के नियम को तोड़ करके। ये चीज मेंशन किया गया हुआ था यहाँ पर। इसके बाद अगर देखें तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा जीते गए जो प्रदेश हुआ करते थे यहाँ पर आपका दिल्ली का एरिया आता है। और ये जो डॉट डॉट करके दिया हुआ एरिया है ये इल्तुतमिश के द्वारा जीता गया हुआ जो है वो शहर हुआ करता था जो कि गैरिसन शहर से साम्राज्य तक के बदलने में एक अहम भूमिका निभाया था। अब इस सारे चीज को डिस्कस करने से पहले एक चीज हमें जानना होगा कि भीतरी प्रदेश किसको कहा जाता था और गैरिसन शहर किसको बोला जाता था। तो भीतरी प्रदेश वो था किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करता था, उसको हम लोग भीतरी शहर बोलते थे। और गैरिसन शहर वो होता था जिसमें किलेबंद
बसाव जहां पर सैनिक रहा करते थे उसको गैरिसन शहर बोला जाता था। अब दो चीज क्लियर हो गया कि भीतरी शहर क्या था और गैरिसन शहर क्या था। अब इसके बाद आते हैं हम लोग फिर से दिल्ली सल्तनत के ऊपर। इसमें हुआ क्या था कि 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तान का शासन गैरिसन के निवास के लिए बने मजबूत किलाबंद शहरों पर शायद जो है वो हुआ करता था। वो ये सोचते थे कि जितने गैरिसन शहर पे हम अपना कब्जा करेंगे हमारा जो है जो एस्टेब्लिशमेंट है उतना ही स्ट्रांग होगा। उसने क्या किया कि शहरों से संबंध जो एरिया थे भीतरी प्रदेश उनके ऊपर भी नियंत्रण जो है वो उनका नहीं रहा था। इसके पीछे एक रीजन क्या हो गया हुआ था कि भीतरी प्रदेश जो है बंदरगाह वाला एरिया जहां जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये बंदरगाह वाला एरिया, यहाँ पर जो है वो नियंत्रण के लिए उन्हें बहुत जो है वो ज्यादा मात्रा में किन चीजों की आवश्यकता होती थी, तो उनको सामग्री की आवश्यकता होती थी, रसद की आवश्यकता होती थी और फिर धन की आवश्यकता होती थी। तो इस कारण से उनका इस पर जो है वो प्रभाव नहीं हो पाया था। लेकिन दिल्ली से सुदूर बंगाल के सिंध के गैरिसन शहरों पर नियंत्रण बहुत ही कठिन था दिल्ली से दूर वाले एरिया में। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जब उनका गैरिसन शहरों पर नियंत्रण कठिन हो गया तो अफगानिस्तान शासक जो थे वो समझ गए इस प्रॉब्लम को और वो साइमल्टेनियसली उनके कमजोर पॉइंट पे, उनके वीक पॉइंट पे जो है वो लगातार अटैक करने लगे। अब इसका क्या हुआ था कि इस संस्थापन का गयासुद्दीन बलबन के शासन काल में जो है वो ये परंपरा बनी और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन काल तक चला हुआ था जिसमें अफगानिस्तानियों ने लगातार शासन किया। अब क्या हुआ कि सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो भी अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की जो पृष्ठभूमि है उसमें स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को और मजबूत करना, जिससे हो क्या कि अफगानी लोग हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाए। चीजें क्लियर है यहाँ पर। अब आया कि दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी क्योंकि उनके पास भीतरी शहरों पर बहुत अच्छा जो है वो पकड़ नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ कि 150 वर्ष बाद जो है वो मुहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंत तक उपमहाद्वीप के एक विशाल क्षेत्र पर युद्ध अभियान के अंतर्गत जो है वो उन सारे एरियाओं पर उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट करना स्टार्ट किया और भीतरी एरिया, ठीक है, और गैरिसनों पर उनका जो है वो एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग होने लगा। अब ये एरिया दिल्ली का था। यहाँ पर गुजरात के लिए उन्होंने जो है वो क्या किया था, अभियान चलाया था। फिर चित्तौड़ के लिए अभियान चलाया, फिर देवगिरी था, उसके बाद यादवों के ऊपर अभियान चलाया, फिर जो है वो द्वार समुद्र के ऊपर, फिर तंजावुर के ऊपर और यही देवगिरी से जो है इन्होंने वारंगल और काकतीय के ऊपर भी जो है वो अभियान चलाया था दिल्ली सल्तनत से। अब दिल्ली से जो है वो कड़ा से लेकर के और देवगिरी तक के एरिया पर भी इन्होंने अपना अभियान चलाया और इन सारे एरियाओं पर जो है वो अपने एस्टेब्लिशमेंट करना स्टार्ट किया था इन्होंने। अब आते हैं 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद तथा उनके मीनारों के ऊपर। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित था। इतिहास में इस शहर को दिल्ली ए कुहना मतलब पुराना शहर कहा जाता था। ये वाला एरिया को, ये वाला दिल्ली ए कुहना के नाम से इसको जाना जाता था। मस्जिद की अगर बात करें तो उससे पहले जो है वो बेगमपुरी मस्जिद की बात करते हैं। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जो है वो जहांपना विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई हुई थी। ये जो बेगमपुरी का मस्जिद है वो पहले क्या हुआ था, मोहम्मद तुगलक के समय में बनाया गया हुआ था और दिल्ली की राजधानी जो थी जहांपना वहां पे इसको बनाया गया हुआ था। अब अगर हम लोग देखें तो मस्जिद की अगर बात करें तो मस्जिद एक अरबी शब्द होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां मुस्लिम अल्लाह की आराधना में सजदा मतलब घुटने टेके, ठीक है। अब जो है नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजी में से सबसे अधिक सम्मानीय जो व्यक्ति होते थे उसको इमाम के नाम से जाना जाता था और ये इमाम जो है शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश दिया करते थे और नमाज के दौरान मुसलमान जो है वो मक्का की तरफ मुंह करके जो है वो नमाज पढ़ते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि भारत की तरफ से देखने पर जो है वो मक्का पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, ठीक है। चीजें क्लियर है। इसके बाद आते हैं हम लोग मोट की मस्जिद के ऊपर। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनवाया गया हुआ था उसके मंत्री के द्वारा और जो है वो जमाली कमाली की मस्जिद जो है ये 1520 ईस्वी के दशक में जो बनाया गया हुआ था ये एरिया है यहाँ पर जमाली कमाली की मस्जिद, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग और खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन के समय के नजदीक से इसको देखते हैं कि कैसे खिलजी और तुगलक वंश के बीच शासन का डिवाइडेशन था, क्या उसके बीच में अंतर थे। तो दिल्ली के प्रारंभिक जो सुल्तान थे, जिसमें विशेषकर इल्तुतमिश सामंत और जमींदारों के स्थान पर उनके विशेष गुलामों और सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे, क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि जो गुलाम है वो सामंतों से ज्यादा वफादार होते हैं। और उन गुलामों को जो है वो फारसी में बंगदा कहा जाता था। ये आपके सारे जो है क्वेश्चन जो भी आपको ब्लू कलर से येलो कलर से जो आपको हाईलाइटेड दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी इसको हाईलाइट किया गया हुआ है। इसके बाद अगर देखें तो ये जो बांगदा था, जिसको लोग जो है वो क्या गुलाम जो होते थे, जो सैनिक के रूप में कार्य करते थे, इनको बांगदा बोला जाता था। ठीक है, इनको हुआ क्या था कि इल्तुतमिश जो है वो सैनिक सेवा के लिए खरीदा करते थे। अब आते हैं जरा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, खिलजी तथा तुगलक शासन जो है वो बंगदा का इस्तेमाल करते थे और साथ ही अपने पर आश्रित जो है निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इनमें राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज मेंशन किया गया हुआ कि खिलजी तथा तुगलक वंश के जो लोग थे वो बांगदा का इस्तेमाल करते थे, मतलब जो है वो अगर आप बोले तो गुलाम लोगों का इस्तेमाल किया करते थे वो लोग, और इसको केवल सैनिक के रूप में यूज किया जाता था क्योंकि ये उनके नजर में बहुत वफादार होते थे। लेकिन अब जो है बांगदा के बाद भी लोगों का यूज किया जाता था और उनको सेनापति और सूबेदार बनाया जाता था। ठीक है, अब चीज यहाँ पर आते हैं हम लोग यहाँ पर कि पहले वाले जो सुल्तान की जो बात अगर हम लोग करें तो पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासनों ने भी सेना नायक के भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। अब अगर देखिएगा तो सेना के जो है वो विभिन्न लोगों को, ठीक है ना, सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था यहाँ पर तुगलक वंश और खिलजी वंश दोनों लोगों ने। लेकिन यहाँ पर एक और बात क्या निकल करके आया हुआ था कि सूबेदार के रूप में जिनको नियुक्त किया जाता था और जिस एरिया में उनको शासन करने के लिए दिया जाता था उसको इक्ता कहते थे हम लोग, और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहलाते थे। ठीक है, अब आते हैं मुफ्ती लोग पर काबू रखने का सबसे जो है वो प्रभावी तरीका ये था कि उनका पद जो है वो वंश परंपरा से हटा करके जो है वो अलग कर दिया जाए। ठीक है, जिसके बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो मुफ्ती बन सकता है और उसको उस एरिया का शासन दिया जा सकता है। अब आते हैं थोड़ा सा और इसके ऊपर, जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने भीतर ले आने लगे तो उन्हें भूमि स्वामी और सामंतों और अमीर जमींदारों को अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि जब दिल्ली से बाहर का एरिया दिल्ली में सम्मिलित होने लगा था तो वहां के जो लोग थे उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा हो गया कि भाई साहब हमारा जो शासन होगा इस पर कोई दूसरा आदमी आक्रमण नहीं करे। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो दिल्ली के शासक हुआ करते थे उन्होंने क्या किया, खिलजी और तुगलक वंश के लोग इन्होंने क्या किया कि वहां के जो सामंत होते थे उनको अपने तरफ जो है वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, उनको प्रलोभन देना स्टार्ट किया। और यहाँ पर एक और चीज हुआ क्या था कि स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने के लिए बाध्य कर दिया गया। पहले तो इनको जो है वो अपने तरफ आकर्षित किया गया और जब ये दिल्ली सल्तनत में आ गए उसके बाद इनसे जो है वो कर लेने का काम जो है वो हटा दिया गया, और इवन ये जो थे इनको भी अपने कृषि के लिए कर देना जो है वो शुरू कर दिया गया, इनके लिए कर लेना शुरू कर दिया गया। अब आते हैं उस समय जो कर व्यवस्था थी वो 3 तरीके की होती थी। पहला कृषि पर होता था जिसे खराज कहा जाता था और जो किसानों के उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा जो है जो मवेशी पर कर लिया जाता था और तीसरा घर पर कर लिया जाता था। अब इस उपमहाद्वीप के काफी बड़े हिस्से दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर था और दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण करना बहुत कठिन हो गया हुआ था, जबकि दक्षिण भारत के विजय के तुरंत बाद ही पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया हुआ था, जहां यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले क्षेत्र जिसमें पैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी, उस जगह पर भी दिल्ली सल्तनत के लोग जाकर के जो है वो एस्टेब्लिश अपना जो है वो एग्जिस्टेंस एस्टेब्लिश करने लगे थे, बट ये सक्सेस नहीं हो पाया था। अब आया क्या कि चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान के जो है वो ट्रास ऑक्सी
ट्रांस ऑक्सियाना जो आधुनिक उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उसका धावा झेलना पड़ा हुआ था चंगेज खां 1219 ईस्वी के बाद। अब मंगोल था ये, इसने आक्रमण किया और दिल्ली को पूरा तहस नहस किया इसने। अब हुआ क्या था कि इस बीच में जो इम्पोर्टेंट चीजें आई थी कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के बीच में जो इम्पोर्टेंट बदलाव थे उसको आप यहाँ से ऐसे स्क्रीनशॉट कीजिए और खुद पढ़िए इसको। बहुत बेसिक बातें हैं जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए स्क्रीनशॉट कीजिए आप। और अब इस बीच में क्या हुआ था कि चंगेज खां जब आक्रमण किया तो सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान पर मंगोल इलाके के फतह करने के अभियान की योजना बनाई गई थी। और क्या हुआ था कि यहाँ अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था और वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए जो कदम थे वो मंगोल के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना पर था। फर्स्ट बार ऐसा हुआ था जब दिल्ली के जो सुल्तान थे वो मंगोल के ऊपर आक्रमण करने का सोचे थे, बट इससे पहले चंगेज खां जो है वो दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली को तहस नहस जरूर किया था। अब आते हैं हम लोग 15वीं और 16वीं सदी के सल्तनत के ऊपर। तो तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोधी वंश का राज्य रहा था, ठीक है। और जब तक जैनपुर और मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक जो है वो यहाँ पर स्टेबल हो चुके थे, ठीक है। तुगलक वंश के बाद कुछ समय का जो एरिया गैप बचा हुआ था उसमें। इसके बाद शेर शाह सूर 1540 से 1545 में जो है वो बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू किया और आगे चलकर जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल हुआ। और मुगल सम्राट हुमायूं जो था 1530 से 1540 और 1555 से 1556 को उसने चुनौती दी और शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया हुआ था। इसके बाद शेर सूर शाह ने जो है वो 1540 से 1555 तक शासन किया और अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीके को अपनाकर जो है उसने पूरे सिस्टम को काफी चुस्त दुरुस्त किया था, ठीक है। ये चीजें थी। और जो है यहाँ पर इस चैप्टर से यही आपको बताया गया हुआ था जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स निकल कर के आते थे दिल्ली सल्तनत के बारे में। नेक्स्ट में हम लोग मुगल शासन के बारे में जानेंगे जो आपका क्लास 7th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 होगा। बट अगर आपको ऐसा लगा कि ये एक बेस्ट समरी था आपके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ में आप क्लास शाम के 7 बजे जो आपके क्लासेस चलते हैं उसमें भी आप इनरोल कीजिए क्योंकि सारे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज है, ये आपको हेल्प करेंगे ज्यादा नंबर लाने में एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।